गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत का भूगोल सब्जेक्ट से भारत में मौजूद झील, झरने, जलप्रपात। साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे भारत की जलवायु व मृदा, भारत के वनस्पति, वन संसाधन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कारण यह है कि इसमें ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी करवाया जा रहा है, ताकि वैसे विद्यार्थी जो टेक्स्ट बुक समय अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए व सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर झील का प्रकार है और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो इसमें से उत्तर बताया गया है विवर्तनिक झील जो है, इस प्रकार के झील जो होते हैं वो किसका उदाहरण है? तो भीमताल झील, या यूं कहें कि भीमताल झील जो है वो विवर्तनिक झील के उदाहरण है। बी का संबंध 1 से बताया गया है, क्रेटर। लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। फिर है कि हिमनदी, गंगावल झील जो है हिमनदी झील का उदाहरण है। पूर्वस्थलीय झील जो बताया गया है वो नदीय झील का प्रकार बताया गया है। सेम चीज़ यहाँ पर उदाहरण में है, इसे भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील या झीलें लद्दाख में स्थित है? तो यहाँ पर बताया गया है कि 1, 2 और 4। 1 में है त्सो कार पांगोंग त्सो और त्सो मोरिरी। 3 का संबंध इसमें नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं। शो कार पांगोंग शो, शो मेरोरी, न्याक शो आदि लद्दाख की झीलें हैं। सोंगमो या चांगू झील सिक्किम के पूर्वी जिला में स्थित है। यानी कि यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये लद्दाख में नहीं है, ये सिक्किम में है। एक और बात यहाँ पे बताया गया है कि वायु द्वारा निर्मित झील को प्लाया कहा जाता है। राजस्थान की अधिकांश झीलें सांभर, डिडवाना, पंचभद्र, लूनकर, नसर इत्यादि इसी श्रेणी की झील है। ये क्या है? वायु द्वारा निर्मित झील। फिर है लोनार झील, महाराष्ट्र। ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक क्रेटर झील है, इसे भी याद रखना है। पूछ देगा एग्जामिनेशन में लोनार झील कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। ये कैसा झील है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर उत्तर बताया गया है ऑप्शन 1 को। ऑप्शन 1 में है, यहाँ पर झील है और ये झील का प्रकार है। भीमताल झील है, ये किस प्रकार के झील हैं? तो विवर्तनिक झील है। अष्टमुदी किस प्रकार के झील है? तो ये लैनूर झील है। गोहाना किस प्रकार का झील है? तो भूस्खलन झील है। और लोनार किस प्रकार का झील है? तो क्रेटर द्वारा निर्मित झील है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भीमताल झील जो विवर्तनिक झील के प्रकार हैं, ये नैनीताल उत्तराखंड में पाया जाता है। अष्टमुदी झील, ये लैनूर झील, ये केरल में पाया जाता है। गोहाना झील, ये भूस्खलन से निर्मित, ये गढ़वाल उत्तराखंड में है। लोनार झील की चर्चा कर चुके हैं, ये महाराष्ट्र में है। बुल्ढाना के क्षेत्र जो महाराष्ट्र में है वहाँ मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर इसमें उत्तर बी को सही माना गया है। यहाँ पर कृषि क्षेत्र है और ये राज्य है। दोआब किस प्रकार का जो कृषि क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तर होगा पंजाब। चाड जो कृषि क्षेत्र है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये असम। मैदान जो क्षेत्र है ये कहाँ है? तो कर्नाटक। और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, निम्न में से कौन लेगुन झील है? तो यहाँ पर उत्तर बताया गया है ए में है कि अष्टमुडी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील, ये सभी लेगुन झील है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लेगुन झील कहलाती है। फिर है पेरियार झील, इसके बारे में बताया गया है 55 वर्ग किलोमीटर की एक कृत्रिम झील है ना। ये लेगुन झील नहीं है, इस कारण से इस उत्तर ऑप्शन को गलत माना गया। कुछ और फैक्ट्स है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च लेगुन झील है। चिल्का झील ये ओडिशा तट पर स्थित खारे पानी की झील लेगुन झील है। अष्टमुडी झील कहाँ है? तो ये केरल में है। चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा तट पर है।
पुलिकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर खारे पानी की लैगून झील है। तो इस प्रकार से इन झीलों का नाम भी आपको याद रखना है। प्रश्न है कि भारत के प्रमुख झीलों व उनके बारे में दिए गए मुख्य तथ्यों में असत्य विकल्प की पहचान करें। तो यहाँ पर जो असत्य है वो बताया गया है सी को। रूपकुंड झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित झील, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है, ये कथन जो है वो असत्य माना गया है। बाकी बात ए, बी और डी जो है ये मूल रूप से सही उत्तर है। जैसे च्यो लहामू झील ये सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है। पूछ देगा जो सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी नदी, सबसे ऊंचे पर्वत, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए याद रखें कि च्यो लहामू झील ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है सूरजताल झील, ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे में निकट ताजे पानी की झील है। सूरजताल झील किस प्रकार की झील है? तो ताजे पानी की झील है। फिर है पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर स्थित ये खारे पानी की झील है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवाया गया था। अब देखते हैं कि रूपकुंड झील के बारे में ये ऑप्शन गलत क्यों हो गया। तो रूपकुंड झील यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन में क्या दिया था? राजस्थान, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए था? उत्तराखंड, है ना। यहाँ पर है कि सैकड़ों मानव कंकाल के पाए जाने के कारण इसे कंकाल झील कहा जाता है। अब आप गूगल करके देख लीजिए कि यहाँ पर मानव कंकाल क्यों पाया जाता है, इसकी कहानी आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतीय झीलों के संबंध में दिए गए निम्नांकित कथनों पर विचार करें। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी पर स्थित एक प्रकार के गौखुर झील का उदाहरण है। फिर है लोकटक झील मणिपुर में स्थित ताजे पानी की झील है। सांभर झील जयपुर में 70 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। तो यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है। तो इसका उत्तर बताया गया है सी को। 1, 2 और 3 ये तीनों सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर झील के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु, मृदा, भारत के वनस्पति, वन व संसाधन, जैव विविधता इत्यादि को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भारत में शक्तिशाली एल नीनो किसका कारण है? तो इसका उत्तर है डी, यानी कि सामान्य वर्षा और अतिवर्षा दोनों का। एक्सप्लेनेशन में है एल नीनो 5 या 10 साल में उत्पन्न होने वाला एक जटिल मौसम तंत्र है। कितने सालों में ये आता है? 5 साल या 10 सालों के बाद। इसके कारण विश्व के अनेक बाढ़ एवं सूखा जैसी क्रियाएं होती है। विश्व के अनेक भागों में क्या हो जाती है? बाढ़ व सूखा, ये दोनों कारण होता है एल नीनो में। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईशा। भारतीय मानसून में अनियमितता एल नीनो के कारण आती है। अल नीनो समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं के गति, तटीय मत्स्य पालन और ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका तथा उनसे आगे तक के स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है। इसकी वजह से दक्षिणी अमेरिका में भारी वर्षा वृद्धि होती है। अल नीनो के कारण अटलांटिक महासागर में तूफान की घटनाओं में कमी आती है। पूछ देगा तूफान की घटना बढ़ जाती है या घट जाती है? तो घट जाती है। कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन के संबंध है? तो यहाँ पर बोला है उष्णकटिबंधीय, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC जेट का खिसकना, फिर है तिब्बत उच्च भूमि तथा लानिना, ये सभी कारण है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च भूमि, लानिना आदि वायुमंडलीय विशेषता भारतीय उष्ण मानसून की से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है डी को, 2 यानी कि कोची और तेजपुर। अहमदाबाद और लुधियाने के बारे में नहीं बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अधिक वर्षा के कारण कोची एवं तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। किस कारण? अधिक वर्षा के कारण।
फिर है अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक थॉर्नथ्वेट के अनुसार आर्द्र जलवायु जहाँ 160 से 318 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उस क्षेत्र को आर्द्र जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। इसे भी याद रखें। ऑप्शन में दे देगा 100 से 120, है ना, दे देगा 120 से 150, 80 से 90, है ना, और कहेगा कि आप बताइए कि इनमें, फिर दे देगा 160 से 318 कहाँ का क्षेत्र आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। तो उत्तर होगा 160 से 318 सेंटीमीटर के उस क्षेत्र जहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहता है। तो उत्तर होगा चेरी ब्लॉसम। किस एरिया में? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है, चेरी ब्लॉसम का अभिप्राय उपयोगी स्थानीय तूफान से है। इस प्रकार के तूफान कर्नाटक क्षेत्र में आते हैं। ये तूफान कॉफ़ी रोपण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। पूछ देगा इस प्रकार के तूफान से क्या कॉफ़ी की उत्पादन होती है या फिर कॉफ़ी के लिए हानिकारक होती है। अब चूँकि तूफान है तो लोग समझ लेगा कि नहीं, इसके कारण किसी भी कृषि में ये हानि पहुंचाएगा। नहीं, ये इस तूफान से मूल रूप से कॉफ़ी रोपण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। फिर है कि कर्नाटक में आर्द्र सागरीय पवन तथा गर्म पवनों के मिलने से इन तूफानों की उत्पत्ति होती है। कैसी पवनें मिलती है? आर्द्र पवन तथा गर्म पवन, ये जब मिलती है तो कर्नाटक में इस तरह की तूफान की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः इस प्रकार के तूफान ग्रीष्म ऋतु के मध्य मार्च से मध्य जून के महीने में आते हैं। फिर है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी वर्षा वाले तूफान को काल वैशाखी कहा जाता है ना। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ध्यान रखें। चलिए, वर्षण की संघटन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रयोज्य है। तो इसका उत्तर होगा बादल जो हिमकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं। एक्सप्लेनेशन में है, जल की सूक्ष्म बूंदें एक दूसरे से टकराकर आकार में बढ़ती जाती है। जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि हवा में स्थित ना हो सके तब वह धरती पर वर्षा के रूप में बरसती है। बारिश या हिमपात को वर्षण भी कहा जाता है। बादलों के असंख्य बूंदों के आपस में टकराने या संगठन और मिलने पर संलयन वर्षा की बूंदें बनाती है। बादलों में जल की बूंदों का आकार बहुत ही छोटा होता है। बादल की अवस्था हिमकरण स्तर से ऊपर नहीं होती। तो इस प्रकार से वर्षण के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर प्रथम में बादल दिया है और सेकंड में यहाँ पर सूची 2 में विशिष्टता बताई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को सही माना गया है। बादल में है पछाव, जिसे शीरस भी कहते हैं। ये विशिष्टता किसकी है? तो पंख के समान रूप, है ना। फिर है स्तरीय स्टेट्स, ये बताया गया है क्षितिज के समानांतर दिशा से फैलता हुआ। फिर है वर्षा मेघ या निम्बस, ये है वर्षा देने वाला। और कपासी, जिसे कहते हैं क्यूमुलस, इससे है ऊर्ध्वाधर के रूप में बढ़ने वाला। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है, नीचे दिया गया है। इसे भी आप चाहें तो ध्यानपूर्वक देख लें। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह का नीचे तो बताया ही गया है। यहाँ पर जब हैंड रिटन हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग पे ज़्यादा स्ट्राइक करता है। प्रश्न है, इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन 1 है, गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। दूसरा कथन है कि महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी घाट के वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। एक्सप्लेनेशन में है, मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट के पवन सम्मुख ढाल से टकराने के बाद अपना अधिकतर नमी वहीं छोड़ देती है, जिसके कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पहुंचने के समय उनमें आर्द्रता और नमी नहीं रहती, जिसके कारण वहां वर्षा नहीं होती है। इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अब आ जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? वैसे क्षेत्र जहां आर्द्रता और नमी नहीं रहती है, जिसके कारण वहां वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक का पठार। अक्सर ऐसे न्यूज में देखा जाता है कि इन क्षेत्रों में सूखा पड़ते रहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तरी भारत में शीत ऋतु की शीत लहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यहाँ पर हमें सही उत्तर को चुनना है, तो डी को बताया गया है 1 और 2। यहाँ समुद्रवर्ती प्रभाव की कमी होती है और उत्तरी भारत हिमालयी क्षेत्र के निकट है, इस कारण से यहाँ पर शीत ऋतु की शीतलहरें चलती है। तीसरा गलत है कि वायु सहमति ध्रुवीय प्रदेशों से उत्तरी भारत में आती है, ये गलत है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें भारत में शीतलहर लाती है, तो इस प्रकार से इसका उदाहरण है। चलिए, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर उत्तर बताया गया है 1, 2, 3, 4, ये सही यहाँ पर हमें बताना था। तो बोला है अवस्थिति, वायु दाब में अंतर, परिसंचरण और उत्तरी वायु परिसंचरण और हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये सभी हैं भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए उत्तरदायी घटक। एक्सप्लेनेशन को, भारत में मानसूनी जलवायु हेतु उपरोक्त सभी घटक उत्तरदायी हैं। मानसून हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन है, क्योंकि जाड़े के 6 महीने में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्मी में 6 महीने में समुद्र की से स्थल की ओर चलती है। उष्णीय विपर्यास का मानसून में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। अतः उष्णीय परिवर्तनों के कारण ही आर्द्र भरी मानसूनी पवनें भारत में वर्षा कराती है। मानसूनी वर्षा उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम जैसे वायु परिसंचरणों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय पर्वत आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर पर्याप्त वर्षा हेतु विवश करती है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन था इस प्रश्न का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानसून की उत्पत्ति का गत्यात्मक सिद्धांत किस खगोल शास्त्री द्वारा दिया गया? तो उसका उत्तर होगा फ्लोन, है ना। मानसून की उत्पत्ति का गत्यात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत फ्लोन द्वारा 1951 में दिया गया। इस धारणा के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का कारण अस्थायी पवनों तथा वायुदाब पेटियों का मौसमी स्थानांतरण है। इस सिद्धांत की आलोचनाओं में यह भी कहा जाता है कि फ्लोन उत्तर पूर्वी भारत में भारतीय मानसून के जल्दी आगमन के कारणों को बताने में असमर्थ रहे। पूछ देगा फ्लोन साहब जो थे वो भारत के किस क्षेत्र के मौसमी घटनाओं को बताने में असमर्थ रहे? तो उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की नई अवधारणाओं में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्थल एवं सागर का अंतरीय तापन। एक्सप्लेनेशन में है, पिछले 5 दशकों में ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है, जिसके कारण मौसम वैज्ञानिकों ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब यह माना जाता है कि स्थल एवं सागर का अंतरीय तापन मानसून परिसंचरण को उत्पन्न नहीं कर सकता है ना। एक यहाँ पर इस तरह की चिंता उत्पन्न हुई है, इस प्रकार से इस पर भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, अल नीनो का वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में चलने वाली पछुआ पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बोला गया है पछुआ पवनें कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पछुआ हवाओं का सागर की सतह के तापमान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून का प्रस्फोट के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय मानसून की आकस्मिक शुरुआत, इसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसून की सक्रिय अवधि में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की स्थिति किस प्रकार होती है? तो यहाँ पर बताया गया है ऊपरी क्षोभ मंडल में अत्यधिक सबल हो जाती है। इसे याद रखना है, ऊपरी क्षोभ मंडल में। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में अत्यधिक सबल होती है, जो तीव्र संवहन गुप्त ऊष्मा का संकेत करती है। परंतु जब हिमालय के पादगिरी में अधिकतम मेघ होते हैं तथा मानसून वर्षा क्षेत्र इस दिशा में स्थानांतरित होती है, तब अवतलन के कारण ऊपरी क्षोभ मंडल में एक कमजोर पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से है मानसून के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसून की दोनों शाखाएं किस क्षेत्र में एक दूसरे से आकर मिलती है? तो बोला गया है गंगा के मैदानी क्षेत्र में, है ना। देश में मानसून का पर्वतीय विकास प्रायद्वीपीय द्वारा 2 धाराओं में विभाजित किया गया। पहला है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। मानसून की दोनों धाराएं गंगा के मैदानी क्षेत्र में एक दूसरे से मिलती है तथा धीरे धीरे इनका विस्तार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
शीत ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर दिया गया है कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सत्य माना गया है कि एक सिर्फ सही है, यानी कि इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तरी भारत में केंद्रित होती है ना। कहाँ केंद्रित होती है? उत्तरी भारत में। दक्षिण भारत के उत्तर की ओर जाते हुए तापमान सामान्य रूप से बढ़ता है, इसे गलत माना गया है। साथ ही पश्चिमी तट पूर्वी तट से लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, इसे भी गलत माना गया है। अब इसकी चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। शीत ऋतु में दक्षिण भारत से उत्तर की ओर जाते हुए तापमान सामान्य रूप से घटता है ना। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाते हुए क्या होता है? घटता है। यहाँ पे क्या लिखा है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत की जाते हुए सामान्य रूप से बढ़ता है, इस कारण से दूसरा ऑप्शन गलत पाया गया। फिर है कि पश्चिमी तट पूर्वी तट से लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म होता है। भारत में बृहद मैदान में तापांतर 15 डिग्री होता है तथा प्राद्वीपीय तटीय क्षेत्र में यह मात्र 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर क्या बताया गया था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम गर्म होता है, लेकिन होना क्या चाहिए था? अधिक गर्म पश्चिमी तट पूर्वी तट से लगभग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ग्रीष्म ऋतु से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को बताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमपात से पश्चिमी हिमालय के हिमनदी का भरण होता है, ये गलत माना गया है। बाकी बात निम्न वायुदाब का क्षेत्र दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है। फिर है पश्चिम बंगाल की काल वैशाखी, फिर है आंध्र प्रदेश की आम्र वर्षा। ये सभी विशेषता ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है ना। ये सभी किससे संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से, लेकिन डी संबंधित नहीं है। ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम प्रदेश में टॉर्नेडो जैसी आंधी, उत्तरी भारत की गर्म हवाएं जिसे लू कहते हैं। फिर है आंध्र प्रदेश की मैंग्रोव वर्षा, पश्चिम बंगाल की काल वैशाखी, है ना। ये सभी है विशेषता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की शाखा सबसे पहले अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचती है। दूसरा है इस ऋतु के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता सामान्य तौर पर 65% से अधिक होता है। तो हमें सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दिया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। फिर है चक्रवात के केंद्र में पवन की गति अधिक तीव्र होती है। फिर है कि इनकी उत्पत्ति निरंतर उष्ण आर्द्र वाष्पीकरण की परिस्थिति में होती है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए को असत्य माना गया है, 2 को, कि चक्रवात के केंद्र में पवन की गति अधिक तीव्र होती है, इसे गलत माना गया है। बाकी बात ए और 3 मूल रूप से सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न भागों में हवाओं की गति भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए चक्रवात में केंद्र में पवन की गति बहुत मंद होती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था केंद्र में पवन की गति तीव्र होती है, नहीं, केंद्र में पवन की गति मंद होती है, धीमी होती है। फिर है कि चक्रवात के केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए पवन की रफ्तार में तीव्रता आती है। चक्रवात को सबसे अधिक गति धरातल से 0.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अधिक गति कहाँ पाई जाती है चक्रवात की? धरातल से 0.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर है सूची 1 में जलवायु का प्रकार और दूसरे में है कोपेन अनुसार, यानी कोपेनहेगन में जो बैठक हुई है वहाँ पर जलवायु का कोडिंग किया गया है कि इस प्रकार का जलवायु का कोड ये होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो उसी को हमें मिलान करना है। तो इसका उत्तर बताया गया है बी, है ना। बी में दिया गया है कि ए का संबंध है 3 से, यानी कि उष्णकटिबंधीय याद्र, इसे बोला गया है AS से संबंधित। फिर है उष्णकटिबंधीय सवाना, इसका संबंध बताया गया है AUE से। ध्रुवीय, इसका कोडिंग है E से, कैपिटल E से। फिर है मध्य ऊष्मीय जलवायु, कोपेन के अनुसार इसका कोड दिया गया है CUEG से। अब है यहाँ पर कि कोपेन ने मुख्य तौर पर देश को 3 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला है आर्द्र, दूसरा है शुष्क और तीसरा है अर्धशुष्क, दूसरा है शुष्क और तीसरा है अर्धशुष्क।
इन जलवायु क्षेत्रों को उप प्रारूपों में विभाजित किया गया है। कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु योजना के आधार पर भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। पूछ देगा कि कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु योजना के आधार पर भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो उत्तर होगा 9 जलवायु प्रदेशों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जलवायु विशेषज्ञ द्वारा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित किया गया था, तो उत्तर होगा जीटी ट्रिवार्था, है ना। इन्होंने 1954 में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित किया था। फिर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर वायु प्रदूषक है और दूसरा है प्रभाव, तो इसमें से उत्तर बताया गया है सी को। ए का संबंध है 2 से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय में ओजोन परत में ह्रास। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका प्रभाव से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। तीसरा है शीशे का यौगिक, इसके कारण मानव तांत्रिका तंत्र के लिए ये नुकसानदायक है। और लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अल नीनो से संबंधित कथनों पर विचार करें। दिया गया है कि एक में सामान्यतः सितंबर के महीने में पेरू तट के निकट प्रभावित होने वाली एक गर्म जलधारा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्ववर्ती तट पर अत्यधिक वर्षा का कारण बनता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। 2 को गलत माना गया है। देखते हैं क्या कारण है इसका गलत होने का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तथा इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संक्षेप में अल नीनो प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में कमज़ोर मानसून आता है, जिसके कारण कठोर सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अत्यधिक वर्षा होती है, जो कि गलत है। वहाँ पर सूखा पड़ता है अल नीनो के प्रभाव से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में चक्रवात की घटना से संबंधित तथ्यों या कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर सही कथन 1 और 2 दोनों को बताया गया है, यानी कि भारत में द्विवार्षिक चक्रवात का मौसम होता है। बताया गया है कि सामान्य उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी मानसून यानी कि अप्रैल से जून तथा मानसून के पश्चात अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं तथा भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। इस कारण से 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर बताया गया है सही विकल्प कौन सा है, तो 1 और 2 दोनों है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होता है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, है ना। उत्तर भारत में ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता को भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। पूछ देगा किसकी कृषि के लिए, तो उत्तर होगा गेहूं की कृषि के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प हमें चूज करना है। तो 1 और 2 दोनों को सही बताया गया है, यानी कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है ना। पूर्वी तट क्या है, चक्रवात से अधिक प्रभावित है। साथ ही पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेखला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से भिन्न है। कैसे भिन्न है, तो बताया गया है यहाँ ऑप्शन में कि ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान के चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। फिर बताया गया है एल नीनो के बारे में। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों गलत है। अब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ये गलत क्यों है। दिए गए कथनों में कोई भी कथन सही नहीं है।
एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? एल नीनो का। जबकि ला नीना का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसे याद रखना है, ला नीनो का जब भी होगा तो ये अनुकूल होगा। ला नीना उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में उत्पन्न अत्यधिक निम्न समुद्री तापमान से संबंधित है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आती है। एल नीनो तथा ला नीनो दोनों पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। याद रखें, ये दोनों कहाँ उत्पन्न होती है? पेरू के तट पर। एल नीनो में पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म जलधारा है। कौन सी है? एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम की दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। फिर है कि यह प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर कर देती है। इसके विपरीत वाली धारा ला नीना होती है। अतः भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दे करके इस ऑप्शन को, एक्सप्लेनेशन को आप अध्ययन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज कहलाती है। दूसरा है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली याद्र वायु संहतियाँ यानी कि मॉइस्चर एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग है। तो उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से बोला गया है कि ऑप्शन बी सही है, केवल 2। ए जो है वो गलत है। एक गलत क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली याद्र वायु संहतियाँ पछुआ हवाओं के भाग हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का विस्तार अत्यधिक होने से ये पवनें निरंतर रूप से निर्बाध गति से चलती हैं और अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये पवनें 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश से और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्षेत्रों में पूर्णतः विकसित होती है। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि पछुआ पवन उपोष्ण वायु उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलने वाली पवनें हैं। यह पवनें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से लेकर के साढ़े 66 डिग्री अक्षांशों के मध्य बहती है। ऑप्शन में क्या दिया गया था? 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, लेकिन नहीं, होना क्या चाहिए था? 35 से 40 डिग्री अक्षांश से 60 से साढ़े 66 डिग्री अक्षांश के मध्य, है ना, तब वो उत्तर सही होता। प्रश्न है, करेबा मृत्तिका को जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ? तो कश्मीर हिमालय में, है ना। करेबा मिट्टी जो जाफरान केसर की खेती के लिए उपयोगी होती है, यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है ना। भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का उत्पादन होता है। अब बोला गया है कि इसका मूल स्थान कहाँ है? तो दक्षिणी यूरोप है। यद्यपि इसकी खेती स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चीन तथा भारत में होती है। प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर सही कथन बताया गया है कि यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जाना जाता है। याद रखें इसका नाम। फिर है एक्सप्लेनेशन में, जलोढ़ मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाकर नदी के किनारे जमा की जाती है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। यह भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। याद रखें, किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। फिर है कि यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर तथा खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई को खादर कही जाती है। इनमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन इत्यादि फसलों उगाई जाती है। इसे रेह, चूर, चौपन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये था जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में व्याख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसका उत्तर होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, परंतु काली मिट्टी में जैव तत्व अर्थात ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये काली मृदाएं महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र से दक्षिण क्षेत्रों में पाया जाता है। काली मिट्टी भारत की दूसरी
बड़ी मृदा है। यह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। प्रश्न है, भारत की लेटराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लेटराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती है। लेटराइट मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुरता होती है। तीसरा है, लेटराइट मृदाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुविकसित है। फिर है, इस मृदा में टेपियोका और काजू की उपज अच्छी होती है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर सही कथन 1 को और 4 को माना गया है, यानी कि लेटराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती है और इस मृदा में टेपियोका और काजू की उपज अच्छी होती है। अब इनके जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में और कहाँ पाए जाते हैं जो गलत बताया गया है, इसकी चर्चा करते हैं। लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह मिट्टी लाल मिट्टी से अलग होती है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है। यह मिट्टी कहवा एवं काजू के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। लेटराइट मिट्टी में चावल, कपास, मोटे अनाज, गेहूँ, चाय, कहवा, रबड़ तथा सिनकोना आदि पैदा होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के समीपवर्ती क्षेत्र कर्नाटक, केरल, असम, उड़ीसा तथा झारखंड है ना। तो इस प्रकार से नाम याद रखना है। यह मिट्टी सर्वाधिक केरल में मिलती है ना। सर्वाधिक ये मिट्टी अगर राज्य का नाम पूछ दे तो केरल होगा। प्रश्न है, मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। काली मृदाएं लोहा और चूने से संबंध होती है परंतु नाइट्रोजन की हीन होती है। लेटराइट मृदाएं लोहा और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो 2 और 3 को सही माना गया है ना। 3 को गलत माना गया है कि जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, ये गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और जीवाश्म कम मात्रा में होती है। कहीं कहीं फास्फोरस की भी कमी होती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। काली मृदाएं लोहे और चूने से समृद्ध होती है ना। काली मृदाएं में क्या अधिक पाई जाती है? लोहा और चूना, परंतु नाइट्रोजन हीन होती है, यानी कि नाइट्रोजन का अभाव होता है। लेटराइट मृदा लोहे और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। किसके बारे में? लेटराइट मृदा के बारे में बताया जा रहा है। अतः संपूर्ण भारत में मृदाएं नाइट्रोजन के मामले में कमज़ोर है। ये एक विशेषता बताया गया है भारतीय मिट्टी के बारे में, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिट्टी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है कि लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होती है और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ये दोनों कथन सही है। अब यहाँ पे बताया गया है एक्सप्लेनेशन में, यह लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहा तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग में से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, काजू आदि की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछारी मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर सिर्फ ए दिया गया है कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कछारी मिट्टी के बारे में बोला गया है। अब स्वाभाविक है कि भारत में नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टियाँ हैं, तो नाइट्रोजन अधिक तो इसमें पाया नहीं जाएगा, है ना। इस कारण से ये गलत है। एक्सप्लेनेशन में है कि कछारी मिट्टी जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है या फिर सागरीय पश्चगमन के पश्चात छोड़े गए गाद से निर्मित हुई है। हल्के भूरे रंग वाली यह मिट्टी 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर की आवृत्त किए हुए है। यह है कछारी मिट्टी का एक्सप्लेनेशन। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। उड़द भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। तो सही कथन 1 और 2 दोनों है। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। कूट के माध्यम से सही कथन का चयन करें। तो 1 और 2 दोनों सही है ना। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। मृत्तिका का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। एक्सप्लेनेशन में है कि इसलिए पौधों की सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है,
चिकनी मिट्टी 50% से कम गाद 50% तक चिकनी मृदा व बालू की अधिक मात्रा पाई जाती है। मृत्तिका का व्यास 0.002 मिलीमीटर होता है, जबकि गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.6 मिलीमीटर के मध्य तथा महीन बालू या रेत का 0.6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। यह है विशेषता चिकनी मिट्टी का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। बीज संशोधन विधि मिट्टी की उर्वरता पर असर नहीं डालती। दूसरा ऑप्शन है फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो सही विकल्प हमें बताना है, तो 1 और 2 दोनों को सही मत बोला गया है। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल बोने से वहाँ की मृदा में कुछ पोषक तत्वों की कमी आती है। फसल चक्र से मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। प्रश्न है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी क्या है। तो स्वाभाविक है कि अति चराई होगा और वनस्पतियों का उन्मूलन से मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। मृदा की अम्लता और क्षारीयता की माप पीएच मान वैल्यू के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तन करती है। तो फिर है कि हवा मृदा के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है। मृदा स्तर लगभग पृथ्वी की सतह से लंबवत होती है। तो बोला गया है कि ए और बी दोनों सही है, सी गलत है। ए और बी सही है, सी गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। ह्यूमस का रंग गाढ़ा भूरा या काला तथा चिपचिपा होता है, जिसका स्वरूप संरचना विहीन होती है। इसकी उपस्थिति मृदा में या फिर मृदा सतह से नीचे होती है। मृदा स्तर लगभग पृथ्वी की सतह के समानांतर होता है और इसके परतों की विशेषताओं में स्पष्ट भिन्नता होती है। तो ये था मृदा के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी को सही माना गया है। करेवा का संबंध बताया गया है केसर बादाम से। ये जो मिट्टी है ना, करेवा मिट्टी, इसमें किस प्रकार की खेती होती है। तो केसर बादाम की खेती होती है। फिर है मरुस्थलों में दाल तथा एलोवेरा की उपज होती है। फिर है रेगुर में कपास ज्वार बाजरा की खेती होती है। लेटेराइट मृदा में चावल एवं काजू की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है लाल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि तीव्र अपरदन इस मृदा की सबसे बड़ी समस्या है। इन मृदाओं में गेहूं, कपास, तंबाकू, आलू तथा फलों की खेती की जाती है। तीसरा है इसका रंग मुख्यतः फेरिक क्लोराइड के कारण लाल होता है। तो प्रयुक्त कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है, 3 को गलत माना गया है। देखते हैं चर्चा में कि तीव्र अपरदन इस मृदा की एक बड़ी समस्या है। इस मिट्टी कण मुख्यतः लाल है, जो इनमें विद्यमान फेरिक ऑक्साइड के कारण है ना। यहाँ पर दिया गया था फेरिक क्लोराइड, नहीं होगा फेरिक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। तो इसका उत्तर होगा अरावली के पूर्वी भाग में। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मरुस्थलीय मृदाएं देश के कुल मृदाओं की 4.4% है। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान, अरावली की पश्चिमी, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा के पश्चिमी भाग तथा पंजाब के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इसका विस्तार अरावली के पूर्व में नहीं है। तो इस प्रकार से है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट प्रश्न है लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं की विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति। ये लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं की विशेषता है। बताया गया है कि इनका मृदा गठन बलुई से लेकर बलुई दोमट तक है। इनमें नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की कमी पाई जाती है तथा इनकी नमी धारण क्षमता भी काफ़ी निम्न है। इन मृदाओं को स्थानीय नाम जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, धूर, कार्ल और चौपान आदि के नाम से जाना जाता है ना। अगला प्रश्न है पिटमय एवं दलदली मृदाओं के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर बोला गया है वर्षा जल की उपयुक्त अप्रवाह उपलब्ध ना होना।
एक्सप्लेनेशन में बताया गया है वैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा भारी मात्रा में होती है और वर्षा जल का उपयुक्त अप्रवाह उपलब्ध नहीं है, वहाँ पिटमय मृदाओं की उत्पत्ति होती है। यह वर्षा काल में साधारणतः जलमग्न रहती है तथा इनमें चावल की खेती की जाती है। इनमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। ये था पिटमय एवं दलदली मृदाओं के बारे में। तो ये था ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसी चैप्टर से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।